हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी सेक्शन का एक नया सेगमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है महान्यायवादी। प्यारे छात्रों को बता दें कि वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल हैं। ये 15वें महान्यायवादी हैं, ठीक है, जिसे भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और वीडियो के अंत में टेस्ट सीरीज जैसा कि हम लोग करते हैं हर बार उसे करेंगे और देखेंगे कितना हद तक हमने टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने में मदद मिलती है ये वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आप इस वीडियो को संयम से देखें। देखिए, महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सरकार के खिलाफ कोई कानून लड़ा जाता है तो सरकार का पक्ष रखने के लिए एक कानूनी अधिकारी नियुक्त रहता है और उस कानूनी अधिकारी को ही हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। इस बात का आप ध्यान देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और नियमानुसार वह 3 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। प्यारे छात्रों, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की नियुक्ति और नियमानुसार वह 3 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। यानी एक व्यक्ति अपने एक कार्यकाल 3 वर्ष तक कंप्लीट करता है। ठीक है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो वर्तमान में अगर पूछेगा कि वर्तमान में भारत सरकार के जो अधिवक्ता हैं, महान्यायवादी हैं, कानूनी अधिकारी हैं, कौन है, तो आप बोलेंगे के वेणुगोपाल इस समय भारत सरकार के महान्यायवादी हैं। ठीक है, भारत सरकार संबंधी जितने भी मुद्दे होते हैं उन सभी मुद्दों पे कानूनी कार्रवाई के लिए इन्हीं को भारत सरकार ने लीगल तरीके से रखा है। ठीक है, और यही उन सभी कार्रवाई को करते हैं। उन्होंने औपचारिक रूप से 30 जून 2017 को अपना पद ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल होंगे। ये पूरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए, औपचारिक रूप से इन्होंने जो अपने कार्यकाल की शुरुआत की 30 जून 2017 को शुरू किया। ठीक है, 3 साल बाद ये पद मुक्त होने हैं, यानी कि 30 जून 2020 को ये अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में जो हैं वो के वेणुगोपाल हैं, जो भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। इसके पहले 14 लोग इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान देंगे कि सरकार का प्रमुख वकील कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये, इसे ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, देश के अटॉर्नी जनरल का मुख्य कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जिम्मेदारियों का पालन करना होता है, जिन्हें राष्ट्रपति की ओर से उसके पास भेजा जाता है। जी स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो केंद्र सरकार के कानून संबंधित सभी मुद्दों को हैंडल करता है। ठीक है, और ये सभी मुद्दे उसे राष्ट्रपति की तरफ से भेजे जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की तरफ से उसके पास भेजे जाते हैं और इन सभी मुद्दों पर काम करने का अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है।
इसके साथ साथ वह संसद की कार्रवाई में भी सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में किसे संसद की कार्यवाही में सम्मिलित होने का अधिकार है। उसमें एक ऑप्शन महान्यायवादी भी होता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि महान्यायवादी को संसद में सम्मिलित होने का अधिकार तो प्राप्त है ही, इसके साथ साथ वह देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर, ठीक है, अपनी बात रख सकता है सरकार के एजेंडे पर। ठीक है, देखिए अटॉर्नी जनरल को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। देखिए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसे अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि निम्न में किसे अपने मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जब तक अपने पद पे रहेगा वह व्यक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पे, महान्यायवादी के पद पे, तब तक वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान देंगे। देखिए ये महान्यायवादी के कौन कौन से कार्य हैं, सरकार के प्रति महान्यायवादी के जो कार्य हैं उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, महान्यायवादी उन कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे अथवा आवंटित किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो महान्यायवादी सिर्फ लीगल रूप से उन्हीं मामलों के लिए सरकार द्वारा रखा जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए जाएं। ठीक है, उन्हीं मामलों पर सिर्फ ये अपनी राय देता है। ठीक है, महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो भी उसे भेज दिया जाएगा, जो भी आर्टिकल भेज दिया जाएगा, उस पर यदि उसकी राय मांगी जाएगी तो वो अपनी राय भी उसमें सम्मिलित करता है। सिर्फ कानूनी मामलों को देखना ही नहीं उसकी जिम्मेदारी होती है, राष्ट्रपति द्वारा जो भी चीज़ें भेजी जाएं, अगर उस पर राष्ट्रपति द्वारा उनसे सलाह मांगी जा रही है तो वो सलाह देने के लिए क्या होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वो संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के अंतर्गत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करते हैं। अभी हमने बताया इस बात को। महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है जो सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। देखिए अभी हमने आपसे बताया कि भारत सरकार का जो कानूनी अधिकारी है महान्यायवादी, वो भारत के किसी भी न्यायालय में जा सकता है। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि जो महान्यायवादी है वो निचले कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी अगर भारत सरकार का पक्ष रखना हो तो वो उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रख सकता है। ठीक है, तो इसे किसी भी कोर्ट में जाने से कोई रोक नहीं सकता है, ये फ्री फाउंड होता है। ठीक है, चाहे निचली न्यायालय हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जहाँ भी जाना हो सरकार का पक्ष रखने के लिए वहाँ ये जा सकता है। भारत सरकार को किसी कानून सलाह की आवश्यकता होने पर वह अपनी राय सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर उसे अवगत कराते हैं। ठीक है, महान्यायवादी के कुछ अधिकार होते हैं डियर स्टूडेंट, उन अधिकारों पर चर्चा कर लेते हैं कि महान्यायवादी के कौन कौन से अधिकार हैं और उन अधिकारों को लेके कैसे वो अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, देखिए महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के निष्पादन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। हमने अभी आपसे कहा कि जो भारत का न्यायवादी है वो सरकार का पक्ष रखने के लिए निचली न्यायालय से लेके ऊपरी न्यायालय तक कहीं भी जा सकता है। ठीक है, और सरकार का पक्ष रख के अपनी बातों को कह सकता है, इसके लिए वो फुल फ्री है। ठीक है, वह संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठकों की कार्रवाई में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त है, परंतु अनुच्छेद 88 के अंतर्गत उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। प्यारे छात्रों, देखिए आपको बता दें कि जो महान्यायवादी है वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, चाहे वो उच्च सदन हो चाहे वो निम्न सदन हो। ठीक है, कहीं भी बैठ सकता है। ठीक है, या फिर अगर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है, तो उस अधिवेशन में भी सम्मिलित होने का अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 88 के अंतर्गत भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 88 के अंतर्गत उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। यानी किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है और वो राज्यसभा या लोकसभा में उपस्थित हैं, तो उस मुद्दे पर वो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान देना है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत वह संसद की किसी भी समिति में जिसमें वह सदस्य के रूप में नामांकित हो बोलने अथवा सम्मिलित होने का अधिकार है। ठीक है, महान्यायवादी के पास सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो संसद के एक सदस्य को प्राप्त होती है। देखिए स्टूडेंट, आपको बता दें, संसद के जो सदस्य होते हैं यानी जो सांसद हमारे होते हैं जो, ठीक है, उन सांसदों को जितने अधिकार प्राप्त हैं वो सभी अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त होंगे। ऐसा कोई अधिकार नहीं जो महान्यायवादी को प्राप्त न हो। ठीक है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्यारे छात्रों, महान्यायवादी की नियुक्ति से लेके एसएससी सीजीएल और उत्तर प्रदेश लेवल की जितने भी परीक्षाएं होती हैं उसमें एक या दो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति को लेके थोड़ा सा आप तैयार रहिए। ठीक है, देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, महान्यायवादी के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य योग्यता रखना आवश्यक है। ठीक है, महान्यायवादी अगर बनना है, भारत सरकार का वकील बनना है, तो सबसे पहले आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य जो योग्यता होती है उन सभी योग्यताओं को रखना होगा। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो चैप्टर है उसे हमने अपने पॉलिटी सेक्शन में कंप्लीट कर लिया है, उसे भी आप देख सकते हैं और चीज़ों को वहाँ से भी एब्जॉर्व कर सकते हैं। संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, परंतु उन्हें राष्ट्रपति द्वारा कभी भी पदमुक्त किया जा सकता है तथा वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। प्यारे छात्रों को बता दें, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के पद का उल्लेख नहीं है, लेकिन मिनिमम महान्यायवादी जो भी बनता है वो कम से कम 3 साल तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन अब तक जितने भी महान्यायवादी हुए हैं वो मिनिमम 3 वर्ष तक अपने कार्यकाल को कंप्लीट किए हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी ज़रूरत आ जाए जिससे उसे अपने पद को त्यागना पड़े, तो वह अपने पद को त्याग दे सकता है अपना त्यागपत्र देकर, और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान दें। महान्यायवादी का वेतन और भत्ते जो भी हैं देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत और ध्यान दीजिए बच्चों। संविधान के अनुसार महान्यायवादी का वेतन और भत्ते निर्धारित नहीं किए गए हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा जिस तरह से इनके पद के बारे में उल्लेख नहीं कि कितने समय तक इस पद ये अपने पद बने रहेंगे, ठीक उसी प्रकार इनके वेतन और भत्ते का भी कहीं कोई निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उन्हें एक निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है जिससे वो अपना कार्य आसानी से कर सकें। योग्यता क्या होनी चाहिए महान्यायवादी की? देखिए, महान्यायवादी जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान देंगे। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता है वही योग्यता भारत के महान्यायवादी की होनी चाहिए। महान्यायवादी के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि भारत का जो नागरिक होगा वही महान्यायवादी के पद पर नियुक्त होगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव अथवा किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान देंगे कि जो महान्यायवादी बनेगा उस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव आवश्यक है तथा किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव। जो स्टूडेंट जो ये येलो डायग्राम्स मैं कर रहा हूँ इसे ध्यान दें कि 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। देखिए अब बारी आ गई टेस्ट सीरीज की। विजन क्लासेस टेस्ट सीरीज जो आपको प्रोवाइड करता है विजन क्लासेस सभी वीडियो के बाद से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होती है। इस टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन हम लेके आते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं और कई बार रिपीटेड होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है डियर स्टूडेंट, इसे देखिए आप।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई है? स्टूडेंट बताइए, भारत के महान्यायवादी पद की बात किस अनुच्छेद में की गई है? बता दें, ये आर्टिकल होगा 76, ठीक है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद की बात की गई है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है डियर स्टूडेंट? आपको पता होगा, हमने बताया था कि जो भारत के महान्यायवादी पद की नियुक्ति करता है वही व्यक्ति इनका क्या त्यागपत्र भी लेता है। तो इसके लिए लीगल जो पर्सन है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है? प्यारे छात्रों, आपको बता दें कि जो भारत का महान्यायवादी है उसे उसके पद से अगर हटाना पड़ा तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। हटाएंगे राष्ट्रपति द्वारा ही, लेकिन केंद्र सरकार की सिफारिश पे, ठीक है। यदि कोई ऐसी अर्जेंसी आती है उसे हटाना पड़ा तो। भारत में अब तक कितने महान्यायवादी चुने जा चुके हैं? प्यारे छात्रों बताइए, अब तक भारत में कितने महान्यायवादी चुने जा चुके हैं? प्यारे छात्रों बता दें आपको, जो अभी तक वर्तमान में भारत में कुल 15 महान्यायवादी चुने जा चुके हैं। ये वर्तमान में के वेणुगोपाल जो हैं 15वें महान्यायवादी हैं, ठीक है। भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? देखिए प्यारे छात्रों, क्वेश्चन भी आ गया। आपको बता दें, वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल हैं, ठीक है। इन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था, यानी कि भारत के अगर 14वें महान्यायवादी की बात की जाए तो वो कौन है? मुकुल रोहतगी हैं, ठीक है। और 15वें अगर बात की जाए तो के वेणुगोपाल हैं, ठीक है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर प्रिकॉशियस टाइम, ठीक है। थैंक यू।